गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में आज हम लोग उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। सैटेलाइट, उपग्रह, सैटेलाइट बोलते हैं अंग्रेजी में उपग्रह। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं उपग्रह क्या है, व्हाट इज सैटेलाइट। तो वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, ग्रह के परितः चक्कर लगाते हैं, उनको उपग्रह कहा जाता है। जैसे अपनी पृथ्वी का एक जो प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है। इसी तरह से वैज्ञानिकों ने और भी आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो इनसेट 1A, 1B, रोहिणी, आर्यभट्ट, ये पृथ्वी के और भी कृत्रिम उपग्रह हैं। तो हम लोग अभी उपग्रह की बात करते हैं। तो उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के परितः चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल। कक्षीय चाल तो पहले हमने बताया कि अगर कोई ग्रह है, इस तरह से मान लीजिए ये ग्रह है। अब इसके परितः जो भी पिंड चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। मान लीजिए यहां पर कोई उपग्रह है, ये उपग्रह हो गया, और ये जिस चाल से घूमता है उसको बोलते हैं कक्षीय चाल। तो यहां पर उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो उपग्रह ग्रह के परितः जिस चाल से घूमता है, चक्कर लगाता है ग्रह का, उस चाल को उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। और V0 से लिखते हैं, V0 कह लीजिए या VO कह लीजिए, O फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस तरह से ऑर्बिटल स्पीड कहेंगे तो V0 हो जाएगा। अब हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग पृथ्वी को ही ग्रह मान लेते हैं और उसका कोई उपग्रह है जो पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर V0 कक्षीय चाल से घूम रहा है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है, केंद्र O है और त्रिज्या इसकी, ये जो त्रिज्या है कहीं भी बना सकते हैं हम लोग, त्रिज्या आ रही है। और m द्रव्यमान का उपग्रह V0 कक्षीय चाल से जब ग्रह के परितः वृत्तीय कक्षा में घूमता है तो इसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल हो जाता है mv0² हम लोग पढ़ चुके हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चलती है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है वो होता है द्रव्यमान × वेग का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r, केंद्र से उसकी दूरी। तो इस उपग्रह को जो अभिकेंद्र बल चाहिए वो हो गया mv0² अपॉन r हो गया। और यह गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये जो अभिकेंद्र बल mv0² अपॉन r है, ये पृथ्वी द्वारा इस उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F=gmem अपॉन r²। दोनों को बराबर कर देते हैं तो आ जाता है mv0²। ये होता है आवश्यक अभिकेंद्र बल, और ये जिससे प्राप्त होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है gmem अपॉन r²। एक यहाँ से r काट देते हैं तो इस तरह से, और यम से कट जाता है तो ये V0 आ जाता है gme अपॉन स्मॉल r, या V0 केवल V0 लिखेंगे तो आ जाएगा √gme अपॉन स्मॉल r। तो ये है किसी उपग्रह के कक्षीय चाल का व्यंजक या सूत्र V0 √gme अपॉन r। अब यहाँ याद रखना है, अगर यहाँ पर किसी अन्य ग्रह की बात की जाए तो उस अन्य ग्रह के द्रव्यमान को रखेंगे और डिस्टेंस वही रखी जाएगी जो उस ग्रह के केंद्र से उस उपग्रह की डिस्टेंस होगी वो यहाँ रखी जाएगी। यहाँ पर हम लोग पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के किसी उपग्रह के कक्षीय चाल की बात कर रहे हैं तो gme अपॉन स्मॉल r निकालेंगे। अब यहाँ पर और समझ लीजिए। अब मान लेते हैं अगर ये दे दिया जाए कि पृथ्वी तल से उपग्रह की जो दूरी है ये स्मॉल h है, पृथ्वी तल से उपग्रह की दूरी स्मॉल h है, तो यहाँ पर स्मॉल r की जगह पर हम लोग r + h लिख देते हैं। केंद्र से
उपग्रह की दूरी हो जाएगी RE प्लस H। तो ये आ जाएगा फार्मूला V नॉट इज इक्वल हो जाएगा आपका V नॉट, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो उपग्रह की कक्षीय चाल का जो व्यंजक हो जाएगा V नॉट इज इक्वल अंडर रूट G ME अपॉन RE प्लस H। ये पृथ्वी तल से H ऊंचाई पर किसी उपग्रह के कक्षीय चाल का सूत्र होता है। ये पृथ्वी के केंद्र से R दूरी पर उपग्रह की कक्षीय चाल का सूत्र होता है। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि उपग्रह पृथ्वी तल के बहुत निकट है, 100-200 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो 100-200 किलोमीटर की ऊंचाई जो है H वह RE की तुलना में बहुत कम मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग RE प्लस H की जगह पर केवल RE रख देते हैं। तो अगर हम पृथ्वी तल के अति निकट बात करें तो पृथ्वी तल के अति निकट उपग्रह की कक्षीय चाल, पृथ्वी तल के निकट उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल। तो उपग्रह के जब उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट होता है तो H को वेरी लेस देन RE ले लेते हैं। लगभग 100-200 किलोमीटर की अगर बात हो रही है पृथ्वी तल से ऊंचाई की, तो वहां पर हम H को छोड़ देते हैं। तो RE की तुलना में H को छोड़ देने पर तो जो कक्षीय चाल का फार्मूला आता है G ME अपॉन कैपिटल RE रह जाता है, यहाँ पर H हट जाता है। तो ये फार्मूला है पृथ्वी तल के अति निकट किसी उपग्रह की कक्षीय चाल का। अब हम लोग अति निकट उपग्रह की कक्षीय चाल को हम लोग याद कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और ध्यान दीजिए कि ये जो कक्षीय चाल का जो फार्मूला है उसमें उपग्रह का निर्माण सम्मिलित नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो उपग्रह की कक्षीय चाल है वो उसके निर्माण पर निर्भर नहीं करती, अर्थात चाहे हल्का उपग्रह हो चाहे भारी उपग्रह हो, अगर किसी कक्षा में घूम रहे हैं तो सभी एक ही कक्षा में सभी उपग्रहों की, चाहे वो हल्के हों चाहे भारी हों, सभी उपग्रहों की कक्षीय चाल बराबर होती है। इस कारण वो टकराते नहीं है, अपना एक स्पीड से घूमते रहते हैं। तो याद रखना है कि उपग्रह की कक्षीय चाल उपग्रह के निर्माण पर निर्भर नहीं करती, अर्थात एक ही कक्षा में सभी उपग्रहों की कक्षीय चाल समान होती है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं फिर से पृथ्वी के अति निकट उपग्रह की कक्षीय चाल को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल g इक्वल होता है कैपिटल G ME अपॉन RE। तो यहाँ से G ME इक्वल आ जाएगा G RE स्क्वायर होता है, सॉरी G RE स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग G ME का मान इसमें रख देंगे तो अति निकट उपग्रह की कक्षीय चाल जो आ जाएगी वो हो जाएगी V नॉट इक्वल अंडर रूट G RE स्क्वायर अपॉन RE। एक RE यहाँ से काट देंगे तो ये रह जाएगी कक्षीय चाल। तो पृथ्वी के अति निकट उपग्रह की कक्षीय चाल जो होती है V नॉट होती है अंडर रूट G RE। अब यहाँ पर हम लोग G का मान जानते हैं, RE का भी मान जानते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। तो G की जगह 9.8 रख लेते हैं और RE की जगह पर 6400 किलोमीटर तो मीटर में बदलेंगे तो 6.4 × 10⁻³ यह आ जाएगा। अब यदि हम इसकी एक पावर यहाँ ले लें तो यहाँ पर 2 पावर हो जाएगी, इसका पॉइंट हट जाएगा 64 हो जाएगा। और अगर हम इसकी भी पावर ले लें तो यहाँ से एक पावर और कम हो जाएगी, सॉरी ये 6 होती है पावर, 6400 किलोमीटर। RE का मान होता है 6400 किलोमीटर, 6400 RE इक्वल होता है, RE इक्वल होता है 6400 किलोमीटर। अब इसको हम किलोमीटर की पावर 3, 4, 5, 6 तो 6.4 × 10⁻6 मीटर ये आ जाता है। यहाँ पर हम लोग ये लेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट हम लोग इसको दे दें तो 0.8 आ जाएगा और इसको हम लोग लिख देते हैं 92 × 49 × 0.64 × 10⁻6 ये लिख दें। अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं तो यहाँ पर 49 का 7 आ गया और 0.64 का 0.8 आ गया और ये √2 बचा तो √2 का आ गया 1.414 और यहाँ से
इस पावर का जो 10 की पावर 6 का है उसका आ जाएगा 10 की पावर आपका 3 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर हम इनका सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.912 के करीब आता है, तो 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड ये आ जाता है। तो पृथ्वी के अति निकट उपग्रह की कक्षीय चाल जो होती है वह करीब V0 = 7.9 × 10 की पावर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड लिखी जाती है। अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड अभी मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे और इसको किलो बोलते हैं 10 की पावर 3 को, तो 10 की पावर 3 को अगर हम किलो, तो ये लगभग जो है 7.9 है, यहाँ पर 7.9 को लगभग 8 ले लेते हैं, तो V0 हो जाता है 8 × 10 की पावर 3 8 किलोमीटर पर सेकंड 10 की पावर 3 को किलो लिख लेंगे तो V0 आ जाता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये कोई जब उपग्रह पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाता है 100-200 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो उसकी कक्षीय चाल होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब हम लोग इसी में उपग्रह के परिक्रमण काल को ज्ञात करेंगे। ये उपग्रह की कक्षीय चाल थी, उपग्रह का परिक्रमण काल निकालना है। उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल की पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। उपग्रह ग्रह के परिता अपनी कक्षा में जितने समय में एक चक्कर लगाता है उस समय को उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, और इसे कैपिटल T लिखते हैं। तो टाइम है एक चक्कर लगाने का, अपनी कक्षा में एक चक्कर उपग्रह जितने समय में लगाता है उस समय को कहते हैं उपग्रह का परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल इक्वल हो जाएगा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हो जाएगा परिधि अपॉन चाल। परिधि एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगी उपग्रह की चाल यानी V0 आ जाएगा यहाँ पर। तो यदि हम उपग्रह को पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर मान लें, तो ये जो एक चक्कर का जो डिस्टेंस हुआ है, एक चक्कर में ट्रैवल डिस्टेंस 2πr का आ जाएगा अपॉन V0 का मान रख देंगे Gme अपॉन r। ये r ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 2π, और ये आ जाएगा आपका r ऊपर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट में रहेगा, और इस स्क्वायर रूट को इसको भी हम लोग अंदर कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें r यहाँ पर आ जाएगा रूट में, तो इसको स्क्वायर में तो r³ हो जाएगा। यहाँ पर r³ को r स्क्वायर लिखेंगे, r यहाँ आ जाएगा और ये अपॉन हो जाएगा Gme। तो ये फार्मूला आ जाता है पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर चक्कर काटते उपग्रह के परिक्रमण काल का। अब यहाँ पर अगर हम पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर देखें तो r की जगह हो जाता है re + h, जैसे कि पहले किया गया है। तो t बराबर हो जाता है 2π √re + h का क्यूब अपॉन Gme। ये आ जाएगा पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर। अब हम लोग अगर पृथ्वी तल के अति निकट उपग्रह के कक्षीय चाल परिक्रमण काल की बात करें, तो यहाँ पर h को हम लोग नगर मान लेते हैं r की तुलना पर, तो ये h हट जाता है, तो यहाँ पर हम लोग अति निकट परिक्रमण काल निकालेंगे। तो ये होता है पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर, और ये होता है पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर। इसमें r को बाहर भी लिख सकते हैं, तो √r/Gme लिख सकते हैं। r अगर यहाँ लिखा रहेगा, r को जब अंदर ले जाएंगे तो r² हो जाएगा, r³ हो जाता है। अब पृथ्वी के अति निकट उपग्रह के परिक्रमण काल निकालेंगे। पृथ्वी के अति निकट परिक्रमण काल t इक्वल हो जाएगा h, यहाँ पर h को लगभग 0 मान लेते हैं हम लोग, तो t इक्वल आ जाएगा 2π √re³ हो जाएगा अपॉन Gme आ जाएगा, और फिर से हम लोग Gme की जगह पर Gre² लिख देंगे। तो Gre² जब लिखेंगे तो आ जाएगा t = 2π √re³ अपॉन Gre²।
जी आर स्क्वायर इससे कट जाएगा, एक आर बच जाएगा ऊपर यहाँ पर, तो आ जाएगा t इक्वल टू पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। तो ये पृथ्वी के अति निकट किसी उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र है। अब यहाँ पर हम लोग आर भी मालूम है, जी भी मालूम, अगर इसकी वैल्यू रखकर निकालना चाहें तो टी का मान निकल आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग टी को लिखें तो 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, आर की जगह 6.4 इंटू 10⁻6 हो जाता है, अपॉन 9.8 आ जाता है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। अब यहाँ पर पॉइंट अगर हटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 64 का 8 आ जाएगा, और इंटू 10⁻3 हो जाएगा, अपॉन ये 98 हो गया, पॉइंट हट गया, 98 का 47 आ गया, और √2 आ गया, √2 का 1.414 होता है वैल्यू। तो इस तरह से इसका 5700 कुछ सेकंड आते हैं, तो 84.6 मिनट करीब आ जाता है मिनट। तो जो पृथ्वी के अति निकट उपग्रह चक्कर लगाते हैं, इनका जो परिक्रमण काल होता है वो 84.6 मिनट के करीब होता है, अर्थात जो पृथ्वी के अति निकट यानी 100-200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं वो 84.6 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं। अब इसी में हम लोग तुल्यकालीय उपग्रह की बात करते हैं। तुल्यकालीय उपग्रह क्या होते हैं? तुल्यकालीय उपग्रह वे होते हैं जो किसी ग्रह के पृथ्वी के तुल्यकालीय उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी के तुल्यकालीय उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के परिता एक चक्कर 24 घंटे में पूर्ण कर लेते हैं, अर्थात पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है उसके उतने समय में जो उपग्रह एक चक्कर पूरा कर लेते हैं उनको तुल्यकालीय उपग्रह कहा जाता है। तो तुल्यकालीय सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट बोलते हैं। इसी तरह से अब कुछ ध्रुवीय उपग्रह होते हैं तो ध्रुवों के परिता चक्कर लगाते हैं, उनको ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो चक्कर लगाएंगे उनको ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा के परिता चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के पास कई प्रकार के उपग्रह हैं। ध्रुवीय उपग्रह भी होते हैं जो ध्रुवों के परिता चक्कर लगाते हैं। तो जो अति निकट चक्कर लगाता है उपग्रह, वो उसका जो परिक्रमण काल होता है वो 84.6 मिनट के करीब होता है।